एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 बायोलॉजी का हमारा सेकेंड चैप्टर, जो कि है नियंत्रण एवं समन्वय, या कह सकते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो आज हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या समझाया गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें हमारी बॉडी के बारे में बताया गया है कि हमारे पास कैसे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, कैसे हम किसी एक्शन के, वो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है ना, एक्शन के विरुद्ध जो आपका रिएक्शन होता है, वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। तो कैसे ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं, वैसे ही ये सारी चीज़ें हमको बताई गई है कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में पहुंच रही है और किस तरीके से ये रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि कौन कौन से हमारे अंदर एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जिनसे हमारा हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो हार्मोन क्या करते हैं, कौन कौन सा कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें इस चैप्टर में बताई गई हैं। ठीक है, तो ये तो है हमारे चैप्टर का ओवरव्यू। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, और चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। ठीक है, तो एक नॉर्मल सी बात है कि जैसे हमारा जो शरीर है वो क्या है, हमारे शरीर के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, हमारे शरीर के बाहर का जो वातावरण है वो होगा हमारा बाहरी वातावरण। ठीक है, और हमारे शरीर के अंदर की जो घटनाएं वो क्या होंगी, भीतरी वातावरण। ठीक है, तो बाहरी वातावरण यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है और हमारे शरीर का जो वातावरण है, जैसा हमारे अंदर चल रहा है, ये सारी चीज़ों का तालमेल यानी इन सारी चीज़ों का समन्वय बनाने का कार्य किसका होता है, इनको एक साथ रखने का कार्य किसका होता है, ये कार्य होता है आपका नियंत्रण यानी कंट्रोल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंट्रोल करना यानी कि नियंत्रित करना। दूसरा आता है हमारा अनुक्रिया, या कह सकते हैं रिस्पॉन्स। देखो, उद्दीपन के प्रति दिखाई गई प्रतिक्रिया को हम अनुक्रिया कहते हैं। तो देखो, एक चीज़ क्लियर कर दूं, उद्दीपन का मतलब होता है कि हमारे आसपास यानी हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उनको हम बोलते हैं उद्दीपन। ठीक है, अभी हम उद्दीपन भी समझेंगे। तो पहले मैं आपको स्टार्टिंग बता देती हूँ कि उद्दीपन का मतलब होता है कि वातावरण में, मतलब हमारे आसपास क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उनको हम बोलते हैं उद्दीपन। और उन जो हमारे परिवर्तन हुए हैं हमारे वातावरण में, तो उन परिवर्तनों के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया रहती है, जो हमारा एक्शन रहता है, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस, यानी कि हमारे वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को हम कहते हैं उद्दीपन। जैसे कि स्मेल करना, टेस्ट करना, या किसी चीज़ को सुनना, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारा उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा उद्दीपन। अब बात करते हैं, हमारा चैप्टर जो है नियंत्रण तो हमने समझ लिया, अब आता है समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। तो समन्वय क्या होता है, नियंत्रण की स्थिति को सामान्य स्थिति बनाए रखने की क्रिया को हम कहते हैं समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो हमारा नियंत्रण जो है, हमारा बाहरी वातावरण और भीतरी वातावरण के बीच का जो तालमेल है, उस स्थिति को बनाए रखने को कहते हैं नियंत्रण। और नियंत्रण की स्थिति को, एक नॉर्मल कंडीशन यानी कि एक सामान्य स्थिति बनाए रखने की पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब आते हैं हमारा ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं, यानी कि वॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। तो ऐच्छिक क्रियाएं, या कह सकते हैं वॉलेंट्री एक्शन, क्या होता है, ऐसी क्रिया जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है, उन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग होती है, अगर हम चाहें तो उस चीज़ को करें, उस एक्शन को होने दें, या चाहें तो हम उस एक्शन को ना करें, उस क्रिया को ना होने दें। ठीक है, जैसे कि नृत्य करना, लिखना, बोलना, अगर हम चाहें तो हम किसी से बात करें या बोलें, और अगर हम चाहें तो हम बात ना करें। ये सारी चीज़ें कैसी हैं, ये हमारी इच्छा के उस पर निर्भर करती हैं कि हमारी इच्छा है तो हम काम करेंगे, हमारी इच्छा नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं ऐच्छिक क्रियाएं यानी कि वॉलेंट्री एक्शन। अब दूसरा आता है आपका अनैच्छिक क्रिया यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शन। ऐसी क्रिया जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है, उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, जैसे हृदय का धड़कना, सांस लेना इत्यादि। ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें तो ऐसी भी है ना कि हमारा मन ना भी हो तो भी हम क्या करेंगे, वो क्रियाएं तो होंगी ही होंगी हमारे शरीर में,
उनको हम कहते हैं अनैच्छिक क्रियाएं, जिनके ऊपर हमारी कोई इच्छा नहीं चलती है, उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे कि हमारा जो हृदय है वो हमारा लगातार पंपिंग का काम कर रहा है, हमारे ब्लड को साफ कर रहा है और हमारी बॉडी में पूरा ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई 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 तुम काम मत करो, हम ये चीज़ को नहीं कह सकते, ठीक है। हम हृदय के काम को नहीं रोक सकते, तो हृदय का काम है धड़कना और वो हमारी इच्छा के विरुद्ध भी धड़कता है, ठीक है। अगर हम सांस लेते हैं तो बहुत, जैसे कि हमने सांस हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। हमने अगर बहुत ट्राई किया तो हम 1 मिनट 2 मिनट तक रोक भी लें, लेकिन हम उससे ज़्यादा अपने सांस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मतलब हमें श्वसन की क्रिया तो करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी है हमारी अनैच्छिक क्रिया। एक एग्जाम्पल और आता है, जैसे हमारा पलकों का झपकना, ठीक है। अगर हम बहुत ट्राई करें तो हम उसको कुछ सेकेंड्स के लिए ही रोक सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पल के झपके ही ना। तो ये सारी जो एक्शंस हैं, ये सारी जो क्रियाएं हैं, उनको हम कहते हैं अनैच्छिक क्रिया यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक अभी समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें आता है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नियंत्रण और समन्वय, ठीक है। ये होता है आपका 2 चीज़ों से, एक होता है आपका नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र से और दूसरा होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र से, ठीक है। नर्वस सिस्टम के भी होते हैं आपके 2 पार्ट, एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसके आते हैं 2 भाग, यानी कि एक होगा आपका ब्रेन यानी मस्तिष्क और दूसरा होगा स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है, इसको हम बोलते हैं मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS परिधीय तंत्रिका तंत्र भी क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र का सिर्फ एक पार्ट होता है और वो होता है आपका नर्व्स यानी कि नसें, जो कि हमारे पूरे शरीर में है, ठीक है। फिर आते हैं हमारा ये जो सेकेंड पार्ट था ना, एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र, इसमें आता है हमारा हार्मोन, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फ्लो चार्ट कि कैसे हमारा जो शरीर के अंदर क्रियाएं होती हैं, तो क्या कौन कौन उसको कंट्रोल करता है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। तो ये तो हमारा हो गया एक फ्लो चार्ट। अब हम पढ़ते हैं हमारा नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारा पहला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पहला जो हमारा वो है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तो इसमें आता है आपका न्यूरॉन का डायग्राम, ये आप देख सकते हो, ये मैंने न्यूरॉन का डायग्राम बनाया है, ठीक है। इसमें देखो, जैसे कि सपोज दैट एग्जाम्पल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि नर्वस सिस्टम क्या है। तो जैसे कि आपने कोई भी दूध है, आपने वो गर्म किया, ठीक है, या चाय बनाई, तो वो वहाँ पर गर्म रखी हुई है, ठीक है। आपको नहीं पता है कि वो चीज़ गर्म है और आपने क्या किया, गलती से आपने उस चीज़ को छू लिया, ठीक है, उस ग्लास को जिसमें वो चाय थी, तो उसको आपने छू लिया। तो क्या हुआ कि वो चीज़ आपको ना गर्म महसूस हुई, तो क्या हुआ, आपने तुरंत झट से आपका हाथ जलने लगा, तो आपने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। ऐसा तो नहीं है कि भाई भाई गर्म लग रहा है तो मज़ा आ रहा है तो हम उस पर उसी जगह पे हाथ रखे रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे हमें थोड़ी भी चीज़ पता चलती है कि ये चीज़ गर्म है तो या ठंडी है, तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं। ये जो सडन एक्शन होता है, सडन जो हम अपना हाथ हटा लेते हैं, ये कैसे होता है, ये होता है आपका नर्वस सिस्टम से, मतलब कि नर्वस सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन में जाती है और फिर ब्रेन हाथ को ऑर्डर देता है कि भाई तुम अपना हाथ जो है ना तुमने रखा हुआ है, ये गर्म लग रहा है, ये जल रहा है हाथ, तुम हटा लो, ठीक है। तो ये ब्रेन काम करता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचती कैसे है ये समझेंगे आज। तो हम समझते हैं पहले न्यूरॉन, क्योंकि ये सारा काम जो होता है ना ये होता है आपका न्यूरॉन का। ये जो न्यूरॉन का आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें जो ये पोर्शन है ये होता है केंद्रक, ये जो ये पूरा पोर्शन है ये होता है कोशिका काय, जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, साइटोन या सोमा भी बोल सकते हैं। ये जो जड़ें जैसे दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं हम द्रुमिका यानी डेंड्राइट्स, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन्स, ये जो हमारा ये ऐसे इधर साइड पे दिख रहे हैं। एंड ये जो ये लास्ट में है इनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉड्स और इसको बोलते हैं
जो ये दो एक्सॉन एक साथ जुड़े हुए हैं, इसकी जो एंडिंग हो रही है ना, बीच में जो जुड़े होने का और एंड होने का पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियो, और ये होता है आपका एक्सॉन एंडिंग। ठीक है, ये होता है न्यूरॉन का पूरा डायग्राम। अब मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक न्यूरॉन से ट्रांसफ़र होकर ब्रेन में जाती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम से। तो क्या होता है, जैसे जो आपका जो भी आपने के अंदर इंफॉर्मेशन आई कि जैसे ये हाथ गर्म लग रहा है भाई, तो हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ये आपका न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ पे जो ये डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, यहाँ से वो इंफॉर्मेशन गई और उसके बाद वो कहाँ पहुँची, न्यूक्लियस में। और फिर न्यूक्लियस से क्या हुआ, न्यूक्लियस से वो गई एक्सॉन्स में, और एक्सॉन से होते हुए कहाँ चली गई, साइनेप्टिक नर्व्स में। पहले यहाँ पे जब डेंड्राइट्स में वो इन्फॉर्मेशन आती है तो वो किस फॉर्म में होती है, केमिकल फॉर्म में होती है। एंड देन जब वो यहाँ पर एंडिंग में जाती है, साइनेप्टिक नर्व्स में जाती है, तो क्या होता है, एक्सॉन्स से होती हुई साइनेप्टिक नर्व में जाती है, तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। और उसके बाद फिर यहाँ पे जहाँ पे ये एंड होता है ना आपका न्यूरॉन, इसके बाद एक और लाइन से जो न्यूरॉन होते हैं वो लाइन बाई लाइन ऐसे ही, जैसे एक न्यूरॉन एंड हुआ तो उसके जस्ट बाद तुरंत दूसरा न्यूरॉन होगा। तो क्या हुआ कि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन थी वो अब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो गई, और वो क्या हुआ, वो दूसरे न्यूरॉन में गई, फिर वहाँ से पूरा आपका ऐसे पूरा आपका नर्वस सिस्टम में गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा, और उसके बाद ब्रेन ने क्या कहा, ब्रेन ने एक्शन करने के लिए कहा कि तुम अपना हाथ हटा लो। तो हमने क्या किया, अपना हाथ सडनली हटा लिया। देखो, जितना मैं आपको बता रही हूँ, इन्फॉर्मेशन ऐसे ही पहुँचती है, लेकिन ये जो ये प्रतिक्रिया होती है, जो रिस्पॉन्स होता है ना, ये विद इन अ सेकेंड होता है, बहुत जल्दी एक्शन होता है और ये बहुत क्विक रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे मस्तिष्क यानी कि हमारे ब्रेन के बारे में। तो मस्तिष्क जो होता है वो सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र होता है, और इसके होते हैं आपके 3 भाग। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था कि समन्वय क्या होता है। समन्वय होता है आपका नियंत्रण की स्थिति को सामान्य स्थिति बनाए रखना। अब क्या नियंत्रण क्या होता है, नियंत्रण का मतलब होता है बाहरी यानी कि आपके वातावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं और आपके अंदर जो आपके चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, उन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बनाए रखने को बोलते हैं नियंत्रण। और नियंत्रण की स्थिति को एक नॉर्मल सिचुएशन यानी कि एक सामान्य स्थिति बनाए रखने को बोलते हैं हम समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। तो मस्तिष्क जो है वो सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र होता है। मतलब ये जो सारी क्रियाओं के अंदर जो ये कोऑर्डिनेशन बैठा रहे, इसका लीडर कौन होता है, ये होता है आपका ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। इसके होते हैं आपके 3 भाग। एक होता है अग्र मस्तिष्क यानी फॉर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, एंड थर्ड एंड लास्ट होता है पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के भी होते हैं आपके 3 पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और पश्चिम मस्तिष्क के भी होते हैं आपके 3 पार्ट, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, मध्य मस्तिष्क का आपका कोई भी भाग नहीं होता है, ये ऐसे ही होता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क का सिंगल होता है, इसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम ब्रेन के इन डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा अग्र मस्तिष्क यानी कि फॉर ब्रेन के बारे में। तो यह मस्तिष्क का सबसे जटिल व विशिष्ट भाग होता है। ये जो आपका ये भाग है ना मस्तिष्क का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग प्रामस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम होता है। जो हमारा अग्र मस्तिष्क का पहला पार्ट है सेरिब्रम, उसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रामस्तिष्क। और मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा जो सोचने वाला भाग होता है ना, वो होता है आपका प्रामस्तिष्क। फिर क्या होता है, हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है। हाइपोथैलेमस को हिंदी में भी हम हाइपोथैलेमस ही बोल रहे हैं। ठीक है, इसका काम होता है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। और लास्ट होता है आपका थैलेमस, इसका काम होता है शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा जो सिस्टम है, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनको कलेक्ट करना तथा एकत्रित करके उनका संयोजन करना और सबको एक साथ संगठित करना। ये काम होता है आपके ब्रेन के फर्स्ट पार्ट अग्र मस्तिष्क के लास्ट पार्ट यानी कि थैलेमस का होता है। जैसे कि भूख लगना या सूचनाओं को याद करना, इन सारी चीज़ों का काम किसका होता है, थैलेमस का होता है। अब आता है हमारा मस्तिष्क का सेकेंड पार्ट यानी कि मध्य मस्तिष्क या कह सकते हैं मिड ब्रेन। इसका काम होता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, वो होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं, और इनका नियंत्रण करता है हमारा मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। जैसे कि पुतली के आकार में परिवर्तन और सर्वा गर्दन दर्द। ठीक है,
मध्य मस्तिष्क का कोई पार्ट नहीं होता है। फिर आता है हमारा मस्तिष्क का थर्ड पार्ट जो होता है आपका पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। यह मस्तिष्क का छोटा हिस्सा होता है, ये मस्तिष्क का थोड़ा छोटा हिस्सा होता है और ये मुख्यतः 3 भाग में बटा होता है। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं इसके भी। पहला होता है सेरिबेलम जिसको हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा को हम सेम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा ही। ठीक है, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम क्या होता है, एक चीज़ याद रखना, मैं बता दूं आपको, अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम है और पश्चिम मस्तिष्क में सेरिबेलम है। ठीक है, तो थोड़ा याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे हमारा जो अनुमस्तिष्क है यानी कि सेरिबेलम, तो ये क्या होता है, शरीर की संस्थिति तथा संतुलन को बनाए रखना। हमारा जो ये शरीर है ना, इसको बैलेंस करे रहने का काम किसका होता है, अनुमस्तिष्क का यानी कि सेरिबेलम का। यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धता भी करता है, ये हमारा ब्रेन का जो पार्ट है, जैसे कि पेन उठाना, लिखना। और पॉन्स यानी कि जो हमारा ब्रेन का थर्ड पार्ट है, उसका जो सेकंड पार्ट है पॉन्स, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है अनैच्छिक क्रिया जैसे श्वसन का नियंत्रण करना। ठीक है, और लास्ट आता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा जिसका काम होता है अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करना, मतलब उनको कंट्रोल करना, जैसे रक्त स्राव या रक्तचाप यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम है हमारे मस्तिष्क का यानी कि हमारे ब्रेन का। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या है। देखो, ये हमारी 3 लेयर्स हैं। ठीक है, इसमें ये जो हमारे चेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं हम प्रामस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा सोचने वाला भाग होता है। फिर ये आता है आपका गैल्वेनियम स्कल जो क्या करता है, आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है। ये आपको ये ना ऐसे जो दिख रहा है धागे जैसा, ये होता है आपका सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम, ओके। एंड ये होता है आपका स्कल यानी कि खोपड़ी या कह सकते हैं कपाल। ये आपका ये जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये होता है आपका मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। ये जो पत्ती लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें जो ये बाहर है ये होता है सेरिबेलम। ये जो ये आपको जड़ें दिख रही हैं इस पत्ती के अंदर, ये होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी दोनों एक साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, और ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये वाला हिस्सा। और ये है आपका पॉन्स, ये जो है ये है आपका थैलेमस। और ये जो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर वाला दिख रहा है ये है आपका हाइपोथैलेमस। ये जो आँख जैसे थोड़ा सा दिख रहा है ना, ये होता है आपका अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा होपफुली। आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम अपने चैप्टर में। अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका ऊतक एवं पेशीय ऊतक के बीच समन्वय। तंत्रिका ऊतक यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम और पेशीय ऊतक यानी कि हमारा मस्कुलर टिश्यू। हाँ, ऊतक मतलब टिश्यू। तो आपका पहले तो नर्वस सिस्टम का टिश्यू एंड उसके बाद मसल्स का जो आपका टिश्यू होता है, उनके बीच कैसे कोऑर्डिनेशन होता है ये अब हम समझेंगे। ठीक है, तो ये भी एक फ्लो चार्ट टाइप है जिसमें हम इजीली इसको समझ जाएंगे कि क्या इसमें बताया गया है। तो देखो, जैसे ये आपकी ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उद्दीपन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारे वातावरण में जो चेंजेस हुए वो हम कैसे पता चलता है, वो पता चलता है हमारे अंदर जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनसे पता चलता है। तो जो हमारे वातावरण में चेंजेस हुए, उद्दीपन हुआ, ठीक है, तो उस उद्दीपन का पता कैसे चला, ज्ञानेंद्रियों से। फिर वो ज्ञानेंद्रिय से संवेदीय तंत्रिका से कहा गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में यानी कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS में गया। और फिर वहाँ से क्या हुआ, वहाँ पे सूचनाएं प्राप्त होती। ठीक है, फिर क्या हुआ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो हमारी सूचना है वो उसमें क्या होगा, सूचना प्राप्त होगी, संसाधित होगी, निर्णय क्या करना है, अनुक्रिया कैसे उत्पन्न करनी है, ये सब डिसाइड होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो प्रेरक तंत्रिका से कहा जाता है आपका पेशीय ऊतक में। पेशीय ऊतक में क्या होता है, प्रोटीन्स को पुनः व्यवस्थित करते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, पेशीय ऊतक से वो जाता है पेशी संकुचन में। और जब वो पेशी संकुचन में फाइनली जाता है तो हम क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं यानी कि अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स दे देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे होता है आपका ये जो तंत्रिका ऊतक से पेशीय ऊतक के बीच कैसे समन्वय बैठता है, ये इसका पूरा फ्लो चार्ट है।
अब हम स्टार्ट करते हैं विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। ठीक है, विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं। जो आपका इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन होता है सिर्फ वो उन्हीं कोशिकाओं के पास, उन्हीं सेल्स के पास पहुंचेगा जो कि आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ी होंगी। ठीक है, एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपने कार्य विधि सुचारू रूप से करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। जो मैंने आपको बताया था ना कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपका केमिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज होती है, तो ऐसा नहीं होता है कि सडन पूरा चेंज होता जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज होने के लिए उसको थोड़ा टाइम का ब्रेक चाहिए होता है ताकि वो खुद को अपने एक हिसाब से रीस्टार्ट कर सके। ठीक है, और दूसरी चीज़, पौधों में कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रासायनिक संचरण। विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ था। पौधों में समन्वय। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको बताई कि पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। ठीक है, यानी कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, तो पौधों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है ये बताते हैं। ठीक है, पौधों में होती है भाई आपकी गति। ठीक है, गति भी होती है दो टाइप की, एक वृद्धि पर निर्भर ना होना और एक वृद्धि पर निर्भर होने वाली गति। ठीक है, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, मतलब अगर कोई पौधा है और उसके वातावरण में कोई चेंज हो रहा है तो उसके खिलाफ यानी उसमें वो क्या अनुक्रिया देगी, क्या रिस्पॉन्स होगा पौधे का, तो ये हम पढ़ते हैं। अब पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं और वृद्धि पर निर्भर ना होना और कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित करके गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका क्या होती है, सेल्स जो होते हैं प्लांट्स के वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ऐसी क्रिया होती रहती है। जैसे कि अगर हम छूते हैं तो क्या होता है, छुई मुई का पौधा ना उसकी पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, पौधा उसका सिकुड़ जाता है। अब आता है वृद्धि के कारण गति। ये द्वितीयक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती है, मतलब हमारे वातावरण में, पौधों के वातावरण में होने वाले चेंजों के कारण होती हैं। फिर आता है हमारा प्रतान। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु की चारों तरफ लिपट जाती है। प्रकाश अनुवर्तन यानी कि प्रकाश की तरफ गति, जैसे कि प्ररोह की प्रकाश की ओर गति। फिर आते हैं गुरुत्वानुवर्तन यानी कि पृथ्वी की तरफ गति, यानी कि जैसे जो पौधे की जड़ होती है उसकी पानी की ओर गति होती है। रसायन अनुवर्तन यानी कि रसायन की तरफ गति, पराग नली के अंडाशय की तरफ गति। जलानुवर्तन क्या होता है, पानी की तरफ गति, उसका उदाहरण होता है जड़ का पानी की ओर वृद्धि करना। अब आते हैं हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड्स में पूछा जाता है, जो कि है आपका पादप हार्मोन यानी कि प्लांट हार्मोन। ठीक है, ये वे रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। ठीक है, तो ये पादप हार्मोन होते हैं ना, ये वो एक केमिकल होते हैं, ये वो रसायन होते हैं जो पौधों की वृद्धि करते हैं, उनका विकास करते हैं और उसके साथ साथ वो जो हमारा कोऑर्डिनेशन है ना वो बनाए रखते हैं पौधों में। ठीक है, मुख्य पादप हार्मोन कौन सा होता है, वो होता है आपका ऑक्सिन। अब हम एक एक करके पादप हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। 4 पादप हार्मोन होते हैं आपका, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल जो कि एक एसिड भी होता है। ठीक है, ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है और प्रकाश अनुवर्तन में सहायता करता है, यानी प्रकाश की तरफ गति करने में सहायता करता है। फिर आता है हमारा दूसरा पादप हार्मोन यानी कि जिब्रेलिन, जो कि तने की वृद्धि में सहायता करता है। साइटोकाइनिन जो कि कोशिका विभाजन तीव्र करता है और फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। फिर आता है हमारा चौथा एंड लास्ट प्लांट हार्मोन एब्सिसिक अम्ल। वृद्धि संदमन का मतलब होता है वृद्धि को रोकना, पत्तियों का मुरझाना। और तो अब हमको स्टार्ट करना है जंतु हार्मोन, लेकिन अभी हम वीडियो को एंड करते हैं, तो हम अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे जंतु हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उसके अंदर जो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।